हेलो एवरीवन, आज हम सोशियोलॉजी पेपर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास की स्टडी डोमिनेंट कास्ट। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी स्टडी द रिमेंबर्ड विलेज में पहली बार डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया था। ये स्टडी 1976 में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में उन्होंने बताया था कि एक कास्ट को डोमिनेंट तब माना जाएगा जब वो न्यूमेरिकली मतलब संख्या अनुसार ज्यादा हो और जब उनको इकोनॉमिक पावर हासिल हो। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी उनको हासिल हो। एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि अ लार्ज एंड पावरफुल कास्ट ग्रुप कैन बी मोर इजीली डोमिनेंट इफ इट्स पोजीशन इन द लोकल कास्ट हायरार्की इज नॉट टू लो। इसका मतलब जनरली डोमिनेंट कास्ट वही होते हैं जो ना तो लोकल कास्ट हायरार्की में बहुत ज्यादा हाई पोजीशन पे होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा लो पोजीशन पे। मतलब जनरली इंटरमीडिएट पोजीशन पे होने वाले कास्ट ही डोमिनेंट कास्ट होते हैं। तो आखिर कुछ कास्ट डोमिनेंट कब और कैसे हुए? इंडियन सोसाइटी में डोमिनेंट कास्ट तब क्रिएट हुए जब इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तब तक सिर्फ अपर कास्ट ही लैंड ओनर्स हुआ करते थे। मोस्टली ब्राह्मण्स और राजपूत्स के पास ही लैंड ओनरशिप हुआ करती थी, लेकिन वो लोग एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। मतलब वो रहते थे टाउन्स एंड सिटीज में और उनको सिर्फ लैंड से आने वाले अपने रेंट से ही मतलब था। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या मैनेजमेंट से उनको कोई मतलब नहीं था। इसलिए लैंड रिफॉर्म्स द्वारा लैंड ओनरशिप उनसे लेकर उन लोगों को दे दी गई जो वास्तव में विलेजेस में रहकर एग्रेरियन एक्टिविटीज को संभालते थे और इन्वॉल्व होते थे। ये लोग इंटरमीडिएट कास्ट को बिलोंग करते थे। तो इस तरह से इन कास्ट को लैंड ओनरशिप दे दी गई, जिससे इकोनॉमिकली वो काफी पावरफुल हो गए। इस इकोनॉमिक पावर की वजह से वो विलेज पंचायत में भी पावरफुल हुए और फिर रीजनल पॉलिटिक्स में भी, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी। स्टेट लेजिस्लेचर्स में उनको बहुत भारी रिप्रेजेंटेशन मिलने लगी। वो इसलिए क्योंकि लैंड ओनरशिप से उनको इकोनॉमिक पावर मिली और उनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी तो थी, क्योंकि उनकी कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा थी। इससे उनको रीजनल पॉलिटिक्स में काफी सपोर्ट मिली। आज उन्हीं को डोमिनेंट कास्ट मानते हैं। ये डोमिनेंट कास्ट हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं यादव्स इन बिहार एंड यूपी, ओकालिकास इन कर्नाटका, मराठास इन महाराष्ट्र, रेड्डीज एंड कम्मास इन आंध्र प्रदेश, जाट्स इन हरियाणा एंड पंजाब, पटीदार्स इन गुजरात। ये सारे कास्ट लैंड ओनर्स हैं और आज भी एग्रेरियन इकोनॉमी में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार डोमिनेंट कास्ट के पास वेस्टर्न एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स भी होते हैं। एम.एन. श्रीनिवास एक फंक्शनलिस्ट हैं और इसलिए उन्होंने डोमिनेंट कास्ट के फंक्शन को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि डोमिनेंट कास्ट अपनी सोसाइटी में यूनिटी मेंटेन करने का काम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, डोमिनेंट कास्ट के एल्डर मेंबर्स रामपुरा विलेज में लोकल डिस्प्यूट्स सेटल कर देते थे और इस तरह से विलेज की यूनिटी मेंटेन करते थे। एंड्रे बेटे ने भी अपनी स्टडी कास्ट, क्लास एंड पावर में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताए हैं। 1965 की इस स्टडी में एंड्रे बेटे ने श्रीपुरम विलेज की स्टडी की थी, जो कि तांजोर, तमिलनाडु में है। उन्होंने पाया कि काफी पहले ब्राह्मण्स के पास लैंड ओनरशिप होती थी और इसलिए उनकी पोजीशन स्ट्रांग हुआ करती थी। Andre Bette said that before the British rule, Brahmins were the landlords and hence the dominant group in their village. Non-Brahmins were peasants and less powerful than the Brahmins. Andre Bette ने बिल्कुल एम.एन. श्रीनिवास की तरह से पाया कि लैंड रिफॉर्म्स के बाद नॉन ब्राह्मण्स ने सेक्युलर स्फीयर में काफी राइज दिखाई है और अब ब्राह्मण्स पहले जितने पावरफुल नहीं रह गए हैं, क्योंकि एंड्रे बेटे के अनुसार न्यू बेसिस ऑफ पावर क्रिएट हो गए हैं। अब सिर्फ हाई कास्ट को बिलोंग करना या सिर्फ लैंड ओनरशिप होना ही पावरफुल होने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एंड्रे बेटे के अनुसार न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एक इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ पावर बन चुका है, स्पेशली अडल्ट सफरेज और डेमोक्रेसी के इंडिया में आने के बाद।
डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट के द्वारा एम.एन. श्रीनिवास ने कास्ट के डायनामिक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया, मतलब कास्ट में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, इस चीज को एक्सप्लेन किया। डेमोक्रेसी में किस तरह से कास्ट अब पॉलिटिक्स में रोल प्ले कर रहा है। एम.एन. श्रीनिवास ने ये भी समझाया है कि डोमिनेंट बनने के बाद एक कास्ट ग्रुप एक रीजन में रेफरेंस ग्रुप की तरह से काम करता है, क्योंकि दूसरे कास्ट उनके कस्टम्स, रिचुअल्स और बिहेवियर को इमिटेट करते हैं। रजनी कोठारी ने अपनी बुक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में कहा है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इज अ डबल प्रोसेस। कास्ट नीड्स पॉलिटिक्स एज मच एज पॉलिटिक्स नीड्स कास्ट। मतलब कास्ट को पॉलिटिक्स की जरूरत है और पॉलिटिक्स को भी कास्ट की जरूरत है। जब भी आप सोशियोलॉजी मेंस आंसर्स लिखें, सिलेबस के अलग अलग यूनिट्स को आपस में लिंक करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आज की डिस्कशन में हमने डोमिनेंट कास्ट को कास्ट सिस्टम के साथ लिंक किया, रेफरेंस ग्रुप के साथ लिंक किया, कास्ट इन पॉलिटिक्स के साथ भी लिंक किया, और केवल एम.एन. श्रीनिवास के आइडियाज ही नहीं बल्कि दूसरे स्कॉलर्स जैसे कि एंड्रे बेटे, रजनी कोठारी, इन सब से भी लिंक किए, तभी एक होलिस्टिक आंसर क्रिएट कर पाएंगे जो कि आपके लिए स्कोरिंग होगा। ट्रस्ट आईएएस का आज का हमारा डिस्कशन डोमिनेंट कास्ट पे आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं।